बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते थे। हाथी, बाघ, हिरण, मोर, बंदर और एक बहुत ही विशेष सांप जिसका नाम था नागू। नागू बचपन से ही बाकी सांपों से अलग था। जहाँ बाकी सांप डरा कर राज करते, वहीं नागू समझदारी और शांति से जीता। वो गुफाओं में रहना पसंद करता और दिन भर ध्यान करता। कभी कभी जंगल के किनारे बहती नदी के पास जाकर पानी पीता और वहां बैठकर सोचता, जंगल में सबका जीवन क्यों डर पर टिका है। उसका एक ही सिद्धांत था, अगर हमें डर से आज़ादी चाहिए तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। अध्याय 2, शिकारी का आगमन। एक दिन जंगल की हवा में डर घुल गया। एक अनजान मनुष्य ने जंगल में डेरा डाल दिया। वह कोई पर्यटक नहीं बल्कि एक शिकारी था जो जानवरों को पकड़कर शहर में बेचता था। हर दिन कोई न कोई जानवर गायब होने लगा। पहले एक हिरण, फिर एक खरगोश, फिर एक मोर। जंगल के राजा बाघराज ने बैठक बुलाई। हमें कुछ करना होगा, बाघराज ने दहाड़ते हुए कहा। ये शिकारी हमारे जंगल को बर्बाद कर देगा। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। तभी नागू आगे आया। वो शांति से बोला, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं, समझदारी से। अध्याय 3, नागू की योजना। नागू ने जंगल के पुराने हिस्से में उस जगह को तलाशा जहां शिकारी जाल बिछाता था। उसने देखा कि शिकारी पेड़ों के बीच एक मजबूत जाल लगाता है और उसके पास कुछ खाने का सामान भी रखता है जिससे जानवर फंस जाएं। नागू ने एक योजना बनाई। वो खुद को उस जाल में ऐसे फंसाएगा जैसे कोई बेबस जानवर, लेकिन जैसे ही शिकारी आएगा नागू उसे सबक सिखाएगा। अगली सुबह नागू ने धीरे धीरे जाल में प्रवेश किया और खुद को ऐसे उलझा लिया जैसे वो परेशान हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा। शिकारी झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। उसने जैसे ही देखा कि एक बड़ा सांप फंस गया है, उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत पैसा मिलेगा इससे, उसने कहा और दौड़ता हुआ नागू की ओर आया। अध्याय 4, फुफकार और फूंकार। जैसे ही शिकारी ने जाल को पकड़ा, नागू ने जोर से फुफकार मारी। शिकारी रुक गया। उसने हंसते हुए कहा, डराने से कुछ नहीं होगा, अब तू मेरे साथ चलेगा। लेकिन नागू चुप नहीं रहा। उसने फुर्ती से एक हल्की सी डस मार दी, बस इतनी कि शिकारी बेहोश हो जाए, जान को कोई खतरा न हो। शिकारी वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। नागू ने उसकी जेब से चाबी निकाली, खुद को जाल से आज़ाद किया और बाकी जानवरों को बुलाने चला गया। अध्याय 5, जंगल की एकता। कुछ ही देर में जंगल के सारे जानवर वहां पहुंच गए। उन्होंने शिकारी को घेर लिया। बाघराज ने उसकी बंदूक तोड़ दी, बंदरों ने उसका सामान बिखेर दिया और हाथियों ने उसकी जीप को उलट दिया। जब शिकारी को होश आया तो उसे जंगल के सारे जानवर घूरते हुए मिले। नागू उसके सामने आया और बोला, ये जंगल हमारा घर है। अगली बार अगर यहाँ कदम रखा तो ये जंगल तुम्हें माफ नहीं करेगा। अध्याय 6, एक नई शुरुआत। जंगल में फिर से शांति लौट आई। नागू अब सिर्फ समझदार नहीं, सभी जानवरों का हीरो बन गया था। पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह ही शांति से अपने गुफा में रहने लगा, लेकिन अब वो बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें सिखाता, डर को मत मारो, समझ से हराओ। सांप की समझदारी, शिकारी की वापसी। अध्याय 7, शिकारी की वापसी। कुछ महीने बीत गए। हरितवन जंगल में सब कुछ शांत और सुरक्षित था। जानवर फिर से निर्भय होकर घूमने लगे थे। लेकिन दूर एक शहर में शिकारी रघु अब भी नागू की चालाकी को भूल नहीं पाया था। रघु अपमानित महसूस कर रहा था। वो सोचता रहा, एक सांप ने मुझे हरा दिया, अब की बार मैं और चालाक बनकर लौटूंगा। उसने तैयारी की। इस बार वो अकेला नहीं आया। उसके साथ थे 2 और शिकारी और उनके पास थे नई तकनीकी चीजें, ड्रोन कैमरा, ट्रैंक्विलाइजर गन, बेहोश करने वाली बंदूक और रात में देखने वाला चश्मा। अब देखता हूँ नागू और उसके जंगल को, रघु ने कहा और निकल पड़ा हरितवन की ओर। अध्याय 8, खतरे की आहट। जंगल के किनारे बंदर टोली को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। एक ड्रोन पेड़ों के ऊपर उड़ता हुआ दिखा। मोर ने ऊपर देखा और उड़कर नागू के पास पहुंचा। नागू भैया, कोई उड़ता हुआ शोर कर रहा है, लगता है इंसान फिर आया है। नागू ने आंखें बंद की और कहा, शिकारी रघु वापस आया है, लेकिन इस बार हमें और भी सतर्क रहना होगा। नागू ने जंगल की गुप्त सभा बुलाई। सभी जानवर, बाघराज, हाथी दल, बंदर टोली, चील, उल्लू और छोटे जीव सब इकट्ठा हुए। नागू ने कहा, इस बार रघु अकेला नहीं है, लेकिन हम मिलकर काम करें तो फिर कोई हमें नहीं हरा सकता। अध्याय 9, जंगल की चाल। नागू ने एक योजना बनाई। 1, उल्लू और चील आसमान से निगरानी करेंगे। 2, बंदर टोली शिकारी के उपकरणों से छेड़छाड़ करेगी। 3, हाथी झाड़ियों में छिपकर घेराबंदी करेंगे। 4, और नागू खुद चुपचाप रघु की गतिविधियां देखेगा। रात को रघु जंगल में दाखिल हुआ। ड्रोन से उसने हर दिशा देखी, लेकिन उसे जानवर दिख ही नहीं रहे थे। वो बोला, सब कहीं छुपे हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उसी वक्त एक बंदर ने झपट्टा मारकर उसके ड्रोन का कैमरा तोड़ दिया। रघु चौंका। क्या था ये? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दूसरे शिकारी को हाथियों ने दबे पांव चारों तरफ से घेर लिया और हल्की चोट देकर उसे बांध दिया।
तीसरे शिकारी को चीलों ने डराकर पेड़ से गिरा दिया। अब सिर्फ रघु बचा था। अध्याय 10 नागू का अंतिम वार। नागू चुपचाप रघु के सामने आया। रघु डर से कांप उठा। तू फिर से, वह बोला और बंदूक उठाई। लेकिन नागू ने शांत स्वर में कहा, तू इंसान है, बुद्धिमान कहलाता है, फिर भी जानवरों को तकलीफ देता है। क्या तुमने कुछ नहीं सीखा? रघु चिल्लाया, इस बार मैं नहीं हारूंगा, और उसने ट्रैंक्विलाइजर गन चलाई। लेकिन नागू ने बिजली की गति से झुककर बचाव किया और फुफकारते हुए उसके पैरों के पास फिसल गया। नागू ने इस बार डसने के बजाय उसके हाथ से गन गिरा दी और बाघराज सामने आ गया। रघु की हालत खराब हो गई। उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। अध्याय 11 जंगल का न्याय। नागू ने सब जानवरों से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? हाथी ने कहा, उसे छोड़ दो, लेकिन एक शर्त पर। बंदर बोले, इसे जंगल की सफाई में मदद करनी होगी ताकि इसे समझ आए कि प्रकृति क्या होती है। रघु ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं ये काम करूंगा। उसे कुछ दिन जंगल में रखा गया, पेड़ लगाए, झील की सफाई की और जानवरों की मदद की। वो हर दिन नागू की कहानियां सुनता और शर्मिंदा होता। कुछ दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। अध्याय 12 आखिरी संदेश। रघु अब शिकारी नहीं, प्रकृति रक्षक बन चुका था। उसने शहर जाकर एक अभियान शुरू किया, जानवरों को न सताएं, जंगल को बचाएं। हरितवन जंगल फिर से शांत हो गया। नागू अब भी वहीं था, शांत, समझदार और जागरूक। और जब भी कोई बच्चा जंगल के पास आता, उसे नागू की कहानी जरूर सुनाई जाती। एक सांप जिसने शांति से जंगल को बचाया। सीख, अगर हम बुद्धि और धैर्य से काम लें तो सबसे बड़ी मुश्किल को भी बिना हिंसा के हल किया जा सकता है।